तो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे इसका जो रेप्लिकेशन के जितने एंजाइम थे हमने आपको बता दिया। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। रियल में जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है, उस पर चर्चा करने से पहले एक चीज मैं बताना जरूरी समझता हूँ। जैसा कि हम बताए हैं आपके कि डीएनए में जो एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जो कि ट्राइफॉस्फेट के रूप में होते हैं। यहाँ देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम डीएनटीपी के नाम से जानते हैं साथ में। अब यहाँ देखिए ये पेंटोज शुगर है डीएनए का, जो कि डीऑक्सीराइबोज है। यहाँ पर या तो ए लगा रहेगा या टी लगा रहेगा या जी लगा रहेगा या फिर सी लगा रहेगा, ठीक है। और उसके साथ में इसके जो 5 नंबर कार्बन से जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसके साथ में दो फॉस्फेट ग्रुप और लगे होते हैं। इसी नाते इसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। और इसमें जो ये लास्ट के दो फॉस्फेट होते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये पहले वाले फॉस्फेट ग्रुप से, ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं। इनका बॉन्ड जो है हाई एनर्जी लिए हुआ होता है। तो जब कभी ये जब जुड़ना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब उस ऊर्जा की पूर्ति किसी और से न करके प्रकृति ने कितने सुंदर तरीके से बनाया है कि जिसको हमें जोड़ना है उसी के बांध को तोड़ करके, जो कि एक्स्ट्रा रिएक्टिव फॉर्म में है ये, ठीक है, तो उसके बांध को तोड़ती है, वहां से ऊर्जा मुक्त होता है। और उसी ऊर्जा का प्रयोग जो है, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वो जब जोड़ते जाएगा अपने जिस पैक्टिक डीएनए पर लगेगा, डीएनए स्ट्रैंड पर, वहां पर जो है उसके जो पूरक न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी उसे जोड़ता जाएगा और वहीं से ऊर्जा उसको मिलती जाएगी, ठीक है। तो अब आगे आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, ठीक है। ये जो डीएनटीपी होते हैं बेटा, वो साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहते हैं। उन्हीं को खोज करके डीएनए पॉलीमरेज पैट्रिक स्ट्रैंड के साथ में जोड़ता चला जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो डीएनए है उसमें पहला काम क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम वो सर्च करता है कि ओरिजिन साइट कहाँ पर है। ओरिजिन साइट इन द सेंस कि कहाँ से हमें आसानी होगी कि डीएनए को खोल सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस वाले पोजीशन पर अगर उसको 80 रिच पोजीशन मिल गई, तो यहाँ पर एक रेप्लिकेशन ओरिजिन होगी। जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है कि प्रोकैरियोट में वह एक होती है, जबकि यूकैरियोट के केस में वह एक से अधिक होती है। तो अब यहाँ जैसे अगर ये इस साइट को पहचान लेता है, एक ही रिच ही को पहचानता है, प्रश्न उठता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डबल होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो वहां पर जाएगा उसे इजी होता है, कोई भी व्यक्ति होगा आसान से काम शुरू करना चाहेगा, ठीक है। जैसे ये स्ट्रैंड है, अगर इसमें 80 रिच रीजन है, यहाँ से वो बैठा और खोलना शुरू किया और हाइड्रोजन बॉन्ड में एक बार 80 के बीच में टूट गया, जगह बन गई, तो उसे फिर खोलने में आसानी होगी, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, राइट। अब इस आधार पर जो जीसी बाउंड्री होंगे वो आराम से टूटते हुए चले जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये मैं खोल रहा हूं तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये दोनों तरफ से डीएनए खुल रहा है। देखिए ये इधर से भी खुल रहा है और इधर से भी खुल रहा है।
तो मतलब ये कि जो ये स्ट्रक्चर बन रही है, अगर एक साइड से इस तरह देखा जाए तो ये वाई शेप में बन रही है, इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन पार्ट। और इधर को भी हम देखें, अगर खोलूं इस तरह से, तो ये भी क्या होगा, एक रेप्लिकेशन इधर का भी पार्ट होगा। तो रेप्लिकेशन पार्ट क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ये इधर भी मूव करेगा, ये इधर भी मूव करेगा। ठीक है, तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब ये कौन करता है, हेलिकेज करता है। अच्छा, जैसे ही हमने देखिए, ये देखिए, जैसे हमने खोला और फिर ये कुंडलित हो गया, तो इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ये डीएनए को खोला, तो ये देखिए, जैसे ये बेटा पकड़ना है, ठीक है, ये देखिए, इधर से जब हम खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, तो इस साइड में क्या हो रहा है, ये टाइट होते जा रहा है, मतलब इसमें हाई टेंशन होते जा रहा है। अब इस हाई टेंशन को अगर इसी तरह से खोला जाए और यहाँ इसको ढीला करने वाला कोई न रहे, तो आगे डीएनए ब्रेक हो सकता है। और जब डीएनए ब्रेक हो जाएगा तो तमाम तरह की कमियां आ सकती हैं उस ऑर्गेनिज्म में। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर आके एक एंजाइम होता है, जिसका नाम होता है टोपोआइसोमरेज, इस केस में यूकैरियोटिक के केस में। लेकिन जब प्रोकैरियोटिक की बात आती है तो उसी टोपोआइसोमरेज का काम जो है गाइरेज एंजाइम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोपोआइसोमरेज की यूकैरियोटिक की बात करेंगे। तो इस तरह से फॉर्म हो जाता है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्म। और जैसे ही देखिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, फिर ये कुंडली बना ले रहा है। इसको बचाने के लिए, तो इसको बचाने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर क्या बनेगी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको, ठीक है, ताकि ये स्ट्रैंड दोबारा कुंडलित न हो सके। अब इसको आप दूसरे मॉडल से समझ सकते हैं कि जैसा कि मैंने यहां दिखाया हुआ है, अब आप देख सकते हैं, जैसे हमने डीएनए को यहाँ पर साइड खोला, ठीक है, ये देखिए ये खुला, तो आपके पास ये जो दिख रहा है, ये पोर्शन, ये है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इस स्ट्रैंड में भी बन गया और इस स्ट्रैंड में भी हो गया, इस स्ट्रैंड में भी क्या है, आपका सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बन गया, ज्वाइंट हो गया। तो अब देखिए, क्या यह आपस में फिर कुंडली बना रहा है, नहीं बना रहा है। ठीक है, और यहाँ ये जो बड़ा वाला नट आपको मैंने शो किया है, दिस इज द टोपोआइसोमरेज इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक, बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक हियर विल बी गाइरेज एंजाइम। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज का एक काम होता है कि जैसे ही ये फार्क आगे की तरफ बढ़ेगा, हेलिकेज आगे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे फार्क को बढ़ाता जाएगा। यहाँ हाई टेंशन होता है, जैसा कि मैंने पीले वाले रस्सी में हमने दिखाया था। अब ये जैसे हाई टेंशन होता है और हेलिकेज, ये आपका जो क्लिप है हेलिकेज के रूप में हमने दिखाया है इसको। ये टोपोआइसोमरेज जब आगे जब हाई टेंशन हो जाएगा, तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है कि हाई टेंशन को खत्म करता है। कैसे खत्म करता है, डीएनए स्ट्रैंड को जरूरत पड़ने पर कट करता है और टेंशन को रिलीज करता है और फिर उसको ज्वाइन करके आगे बढ़ता है। इस तरह से जो रेप्लिकेशन फार्क है वो आगे की तरफ मूव करता जाता है। ठीक है, इस तरह से आपके पास दो स्ट्रैंड खाली हो गए, राइट। अब आइए देखते हैं उसको फिगर के माध्यम से। फिगर में भी हमने वही किया है। अपने पास में ये डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आप देखिए प्रारंभक साइट है, जिसको हम ओरिजिन साइट कहते हैं, और जो प्रोकैरियोट में एक होता है, यूकैरियोट में इससे अधिक होता है। तो यहाँ पर जैसे ही प्रारंभिक साइट चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया हेलिकेज ने, यहाँ आके देखिए हमने दिखाया है कि हेलिकेज यहाँ आके बाइंड किया। हेलिकेज जैसे ही बाइंड करेगा तो ए और टी और ए, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड होंगे उसको तोड़ देता है। और जब तोड़ देता है तो बाकी के जो बॉन्ड हैं, जो जी और सी हैं, वो भी इजीली टूटना शुरू कर देते हैं।
तो अब यहाँ जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ टेंशन, हाई टेंशन क्रिएट होगा, और हाई टेंशन क्रिएट होने की वजह से डीएनए वहां से ब्रेक कर सकता है। इसलिए नेचर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक एंजाइम को बनाया जिसका नाम था टोपोआइसोमरेज। उसको लगा दिया ड्यूटी पर, बेटा तुम्हारा काम है कि उस टेंशन को कम करना, और टेंशन कैसे कम करोगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम डीएनए को तोड़ भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो। तो प्रकृति ने इसको वरदान दे दिया टोपोआइसोमरेज को, और आगे करती जाता है ये, जैसे टेंशन ज्यादा होता है और इधर से प्रेशर पड़ता है लीकेज का, तो ये क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को जरूरत पड़ने पर तोड़ेगा, टेंशन को रिलीज करेगा और फिर उसे जोड़ देगा, और हेलिकेज आगे की तरफ बढ़ेगा, और रेप्लिकेशन पार्ट क्या होगा, वो आगे की तरफ मूव करता जाएगा, प्रोसीड करता जाएगा। और ये स्ट्रैंड जब खुल गए तो ये क्या है, आपस में लिपट न जाए, फिर कुंडली न बना ले, इसलिए यहाँ पर हमने दिखाया है कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों जगह हमने दिखा दिया है। राइट बेटा, अब चलते हैं मूल चीज पर। जब दो स्ट्रैंड खुल गए तो अब एक स्ट्रैंड क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, और दूसरा उसका जो कंप्लीमेंट्री होगा पैरेंटल स्ट्रैंड में, वो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब बात आती है कि डीएनटीपी को जोड़ा जाए, तो वहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थाई। ठीक है, उसको थोड़ा से चर्चा करने से पहले एक चीज और बता दूं कि रेट क्या होती है जोड़ने की। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये जोड़ते हैं। ठीक है, अगर एशर्सिया कोलाई की बात करूं तो वो 4.6 × 10⁶ बेस पेयर पर 18 मिनट, और मानव के केस में क्या होता है, ये 6.6 × 10⁹ बेस पेयर 18 मिनट में जोड़ता जाता है। तो यहाँ आते हैं, अब डीएनए पॉलीमरेज के थोड़े नखरे हैं। ठीक है, अब नखरे काम तो करेगा बढ़िया, नेचर जानती है काम बहुत ही दुरुस्त करता है और बहुत ही बेहतरीन करता है और सही तरीके से करता है, इसलिए नेचर थोड़ा इसके नखरे को भी बर्दाश्त कर लेती है। ये कहता है भाई देखो, हम पहला काम मेरी शर्त ये है, मैं काम तो करूंगा लेकिन शुरू नहीं करूंगा, काम की शुरुआत मैं नहीं करूंगा, किसी और से आप करा दो, पहली शर्त। दूसरी शर्त कहता है कि हम जब भी डीएनटीपी जोड़ेंगे, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हम जब जोड़ेंगे तो वह 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जोड़ेंगे। हम 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में कभी भी डीएनटीपी ऐड नहीं करेंगे। तो नेचर कहती है ठीक है भाई, तेरा काम थोड़ा अच्छा है, तू सही काम करता है, तो तेरे नखरे भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो उसके बाद तुरंत वो नेचर ने कहा भाई इसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो एक छोटा बना दिया, प्राइमेज एंजाइम बना दिया। और प्राइमेज एंजाइम कहता है डीएनए पॉलीमरेज भाई घबराओ नहीं, हम हैं, हम उस काम की शुरुआत करेंगे थोड़ा सा आरएनए प्राइमर बना करके। तो प्राइमेज जैसे ही यहाँ 3 प्राइम एंड पाता है तो यहाँ पर ऐड होता है, जुड़ता है, और एक छोटा सा टुकड़ा आरएनए प्राइमर का बनाता है, जिसका जो बेस पेयर होता है वो लगभग 60 to 80 बेस पेयर का होता है आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर में आप जानते हैं कि यहाँ पर इसके टेम्पलेट में जो इसका टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है, उस पर जब ये जुड़ेगा तो वहां अगर ए है तो यहाँ टी नहीं जुड़ेगा, बल्कि क्या जुड़ेगा, यू जुड़ेगा। ठीक है, और इस मिस्टेक को बाद में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पूरा करता है हटा करके, तो उसकी अभी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जैसे ही ये प्राइमेज 5 प्राइम, ये जो स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम में है, तो उसके 3 प्राइम एंड पर लग करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर जोड़ देता है। जैसे ही जोड़ देता है तो डीएनए पॉलीमरेज कहता है भाई अब तेरा काम खत्म हो गया, अब तुम हटो, मैं रेडी हूं जोड़ने के लिए क्या, डीएनटीपी।
अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को वहां से उसका तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वहां से बॉन्ड 2 फास्फेट का टूटता है और वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के रूप में कन्वर्ट होता है। वही एनर्जी ये यूज करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अब जैसे ही यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए प्राइमर बना तो इसका 3 प्राइम का जो 3 एंड है इसका आरएनए प्राइमर का OH फ्री है, वहीं से वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्या करेगा, जैसे जैसे फार्क आगे बढ़ता जाएगा डीएनए स्ट्रैंड टूटता जाएगा वो लगातार 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड वाले डीएनए पर लगातार नया डीएनए बनता जाएगा कंटिन्यूअस। इसलिए उस टेम्पलेट को जिस पर कि लगातार नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है उस स्ट्रैंड को कहते हैं बेटा लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। अब बात आती है कि एक दूसरा स्ट्रैंड भी है, वो कौन सा है, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब प्रश्न उठता है कि अगर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जैसा उसकी शर्त है वो पहले ही अपनी शर्त बता चुका है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर वो डीएनए यहाँ जोड़ना शुरू कर दे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ भी 5, अब इसको हटा दिया जाए, यहाँ भी 5 प्राइम है, यहाँ भी 5 प्राइम, तो ऐसे ये 5 प्राइम यहाँ भी है, 5 प्राइम यहाँ भी है। तो बताइए क्या ये सही होगा? कतई सही नहीं होगा, क्योंकि वाटसन क्रिक ने कहा था अपने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में कि जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या होना चाहिए, 3 प्राइम होना चाहिए। तो 3 प्राइम होना चाहिए, तो ऐसे में कैसे होगा, और डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि हम जब भी जोड़ेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम जोड़ेंगे। इसका मतलब अगर पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज उल्टी दिशा में डीएनए को बनाना शुरू करे, यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इस एंड पर 3 प्राइम आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए, अब क्या करेगा कि जैसे ही स्ट्रैंड खुल जाता है तो यहाँ पर जैसे स्ट्रैंड ये खुला तो यहाँ आरएनए जो प्राइमेज है वो आके बैठा, बैठने के बाद आरएनए प्राइमर बनाया, जो कि वही प्रक्रिया वहां पर जैसे वहां हुआ था, 60 to 80 बेस पेयर एक स्ट्रैंड जोड़ दिया आरएनए प्राइमर का। अब उसके बाद यहाँ पर इसका 3 प्राइम का आरएनए प्राइम का 3 प्राइम जो है उसका OH फ्री है, वहीं से डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और वहां से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए का एक खंड जोड़ देगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे की तरफ ये स्ट्रैंड खुला तो आगे फिर खा लिए, फिर उसका वही काम होगा कि आरएनए प्राइमर आएगा, फिर यहाँ पर खड़ा होके 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक आरएनए प्राइम जो प्राइमेज आएगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम फिर आरएनए का टुकड़ा एक बनाएगा, इसको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। और इससे इसके पुनः 3 प्राइम एंड पर जो OH है वहीं पर पुनः डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा और दूसरा खंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम के दिशा में बना देगा। ये दिशा ऐसे कर दीजिए इस तरह से तो बेहतर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ तो लगातार डीएनए नया वाला बन रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ टुकड़े टुकड़े में कूद के काम हो रहा है। यहाँ काम कर लिया तो यहाँ से उठ के फिर यहाँ चला आया, फिर यहाँ काम कर लिया तो फिर यहाँ आगे आएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो पैटर्नल डीएनए का स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उस पर जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो नया डीएनए स्ट्रैंड जो बन रहा है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं बन रहा बल्कि क्या बन रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस बन रहा है, जो कहते हैं फ्रैगमेंट बन रहा है, टुकड़ों में बन रहा है। उसी डीएनए फ्रैगमेंट को हम कहते हैं बेटा ओकाजाकी खंड या फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, 2 ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बीच में आरएनए फ्रैगमेंट पड़ा रहता है।
अब बात आती है कि भाई ये आरएनए प्राइमर तो डीएनए का पार्ट है नहीं, तो उनको हटाना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में जो शुरुआती दौर में आरएनए प्राइमर जुड़ा था, वहां पर तुरंत क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आके जांच करता है कि कहाँ गलतियां हुई हैं, तो वो गलतियों को सुधारता है। वहां पर जैसे ही जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा और जो आवश्यक डीएनटीपी है उनको ऐड करेगा। ऐड करने के बाद में उस स्ट्रैंड को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। और जोड़ने के लिए वहां क्या आएगा, डीएनए लाइगेज आकर के जोड़ देता है। ठीक उसी तरह से इस केस में देखिए, जो जहां पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने हैं, वहां दो ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच में आरएनए प्राइमर पड़े हुए हैं। हर जगह पड़े हुए होंगे, कई आरएनए प्राइमर होंगे, क्योंकि ये फ्रैगमेंट में बन रहा है। तो हर जगह जहां दो फ्रैगमेंट के बीच में, दो ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बीच में आरएनए प्राइमर होगा, वहां डीएनए लाइगेज जाके बाइंड करेगा, उन्हें कट करेगा। कट करने के बाद उन्हें वहां से हटाएगा और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वहां पर जो डीएनटीपी की जरूरत होगी वो ऐड करेगा और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इसको जोड़ देगा पुनः। इस हिसाब से आपके पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक नया स्ट्रैंड इस पर बन जाएगा। अब देखिए इस पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड बन जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक। और एक चीज और कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है मेडिकल के पर्पज पे या फिर इंटरमीडिएट बोर्ड में बहुत क्लिष्ट क्वेश्चन बना दिया है ऑब्जेक्टिव में कि भाई जो इस स्ट्रैंड को जिस पर खंडों में डीएनए बन रहा है, और मैं तो जो जिस स्ट्रैंड पर पैटर्नल डीएनए के जिस स्ट्रैंड पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट के रूप में, मतलब टुकड़ों में जहां डीएनए का नया डीएनए बन रहा डीएनए स्ट्रैंड, उस स्ट्रैंड को कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। जबकि लगातार वाले को क्या कहते हैं, जिस पर लगातार स्ट्रैंड बन रहा है उसको लीडिंग कहते हैं। और जिस स्ट्रैंड पर नया डीएनए डिसकंटिन्यूअस बढ़ रहा है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट के रूप में बढ़ रहा है, उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट की जो बनने की दिशा होती है, क्या वह रेप्लिकेशन फॉर्क की दिशा में होती है या रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट दिशा में होती है। तो अभी आपने देखा कि रेप्लिकेशन फॉर्क की दिशा में लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए बनते हैं, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड पर, तो ये भी कुछ लैगिंग स्ट्रैंड पर जो डीएनए का निर्माण होगा वह रेप्लिकेशन फॉर्क के विपरीत दिशा में उसकी गति होगी, उसका डायरेक्शन होगा बनने का, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ और आई होप कि आप सब समझे होंगे। और आपसे मैं आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इससे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके पास समय से पहुँच सके। और सभी साथियों को जय हिंद और थैंक यू फॉर वॉचिंग।